नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल टारगेट विद सुरेश बौद्ध में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की, जो कि पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और जो दोस्त हमारे सहायक कृषि अधिकारी और साथ ही साथ वन दरोगा की तैयारी में जुटे हुए हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और हम आज की वीडियो में आपके लिए 50 क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं, तो आपकी एक तैयारी का अनुमान भी लग जाएगा कि आप लोग कितनी तैयारी में जुटे हुए हैं। यदि आप 90 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं तो एटलीस्ट आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और यदि आप 90 से कम करते हो तो आप लोगों को काफ़ी अधिक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये जितने भी क्वेश्चन है, ये सभी जितने हमने आज तक वीडियो बनाई है उनसे ही एक निचोड़ के रूप में बना के लाए हैं। आज के वीडियो में 50 क्वेश्चन है, उसके बाद जो हम लाएंगे 50 क्वेश्चन अनदर लेके आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है, देखिएगा, वह प्रैक्टिस जिसके अंतर्गत एक नॉन डिस्क्रिप्ट फीमेल को प्योर मेल के साथ क्रॉस या संभोग कराया जाता है उसे कहते हैं। मैंने एनिमल ब्रीडिंग की जो क्लास ली है फर्स्ट और सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट सेकंड, उनसे ही मैंने ये कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, तो आप देख लीजिएगा। वह प्रैक्टिस जिसके अंतर्गत एक नॉन डिस्क्रिप्ट फीमेल यानी कि अशुद्ध मादा को शुद्ध नर के साथ क्या संभोग कराया जाता है, और उसे उस ब्रीडिंग को क्या कहा जाता है, उस क्रॉस को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, आई होप आप लोगों ने इसका आंसर सही लगा दिया होगा। जो इसका राइट आंसर है वो है ग्रेडिंग अप। ठीक है, ग्रेडिंग अप के थ्रू क्या करते हैं, जो नॉन डिस्क्रिप्ट फैमिली यानी कि जो अशुद्ध माता होगी, जिसका कोई नाम नहीं होगा, या फिर जो कह सकते हैं एक जंगली रूप में होगी, उसको प्योर बनाने के लिए क्या करते हैं, जो शुद्ध नस्ल का नर होगा ना, उसको क्रॉस कराएंगे 6-7 पीढ़ी तक। 6-7 पीढ़ी के बाद, 7 से 8 पीढ़ी के बाद क्या है, एक शुद्ध हमें क्या मिल जाएगी, नई जनरेशन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, नई प्रोजनी प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगी, ये ग्रेडिंग अप के थ्रू ही होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह विधि जिसमें दो विभिन्न नस्लों के श्रेष्ठ नर क्या होगी, दो विभिन्न नस्लों के श्रेष्ठ नर तथा श्रेष्ठ मादा के बीच में संगम या क्रॉस कराया जाता है तथा नई नस्ल के प्रोडक्शन के लिए, याद रखिएगा, नई नस्ल के प्रोडक्शन के लिए प्रयोग की जाती है, जो कि पिग और पोल्ट्री के लिए साधारणतः यूज की जाती है। नई नस्ल को प्रोडक्शन के लिए क्रॉस प्रयोग की जाती है, वह कौन सा ब्रीडिंग मेथड है। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर है वो है क्रॉस ब्रीडिंग। याद रख लीजिएगा, क्रॉस ब्रीडिंग के अंतर्गत क्या करते हैं, श्रेष्ठ नर, दो विभिन्न क्या डिफरेंट क्या होनी चाहिए, दो डिफरेंट ब्रीड होगी, नस्ल होगी, उसके जो प्योर नर होगा और प्योर मादा के बीच में आपस में क्रॉस करा देंगे। इससे जो नस्ल प्राप्त होगी वो क्या होगी, एकदम नई नस्ल होगी। स्पेशली यूज करते हैं इसको पिग और पोल्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वह सिस्टम जिसमें 3 ब्रीड को रोटेशनल मैनर में क्रॉस कराया जाता है, कौन सा ब्रीडिंग मेथड है जिसमें रोटेशनल मैनर में क्रॉस कराया जाता है, वह क्रॉस को कहते हैं, उस क्रॉस को क्या कहते हैं, वह क्रॉस होता है ट्रिपल क्रॉस। ठीक है, ट्रिपल क्रॉस कहते हैं। ठीक है, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस ब्रीड एनिमल को प्योर पेरेंट जिसमें वह पैदा हुआ है, ठीक है, जिससे वह पैदा हुआ, क्रॉस ब्रीड एनिमल को प्योर पेरेंट्स जिससे वह पैदा हुआ है समागम या क्रॉस कराया जाता है, उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कौन सा क्रॉस है, उसे कहते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या होता है, जो F1 होगा उसको क्या कर देते हैं, उसके पेरेंट्स के साथ क्रॉस करा देते हैं दोबारा, अगेन उसको बैक क्रॉस कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इनब्रीडिंग चलते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, को कम किस क्रॉसिंग से किया जाता है, तो जो आउट क्रॉसिंग होती है, आउट क्रॉसिंग के थ्रू क्या इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम किया जाता है। डिप्रेशन का देख लीजिएगा आप मीनिंग, आप एक बार स्पेलिंग शायद गलत हो, फिर भी आप देख लीजिएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम किस क्रॉसिंग से किया जाता है, तो वो किया जाता है आउट ब्रीडिंग के थ्रू किया जाता है। ठीक है, 6 पे चलते हैं। 6, क्रॉस बिटवीन सायर टू डॉटर, सन टू डैम एंड ब्रदर एंड सिस्टर। जब ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में क्रॉस कराया जाता है, या उसके जो उसका डॉटर होगा और पिता और पुत्री के बीच में, या फिर पुत्र और जो उसकी माता होगी उसके बीच में क्रॉस कराया जाता है, इस इनब्रीडिंग में किसके अंतर्गत, देखेगा इनब्रीडिंग के थ्रू आता है, लेकिन इनब्रीडिंग में किसके अंतर्गत आता है, वह कौन सा क्रॉस है, ये है क्लोज ब्रीडिंग। याद रख लीजिएगा, क्लोज ब्रीडिंग में ही के अंतर्गत आता है। इसमें क्या, ब्रदर एंड सिस्टर, याद लीजिएगा, एक शॉर्ट ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में आपस में क्रॉस करा देंगे, या सन टू डैम करा देंगे, सायर टू डॉटर करा देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट।
वह ब्रीडिंग सिस्टम जिसमें पशुओं को ब्रीड करने के लिए इक्वल चांस तथा मानव द्वारा कोई प्लानिंग नहीं की जाती है। आपको मैंने बखूबी आपको ये पूरी ब्रीडिंग का जितने 7 के 7 क्वेश्चन है ब्रीडिंग चैप्टर से पार्ट फर्स्ट पार्ट 2 से, तो वह ब्रीडिंग सिस्टम जिसमें पशुओं को ब्रीड करने के लिए इक्वल चांस तथा मानव द्वारा कोई प्लानिंग नहीं की जाती या हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, वह ब्रीडिंग सिस्टम है। कौन सा ब्रीडिंग है? वह है सिंपल सा है नेचुरल ब्रीडिंग। 2 टाइप की ब्रीडिंग हमने आपको पढ़ाई थी, वह है नेचुरल ब्रीडिंग। नेचुरल ब्रीडिंग के थ्रू क्या करते हैं, मानव द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता और पशुओं को इक्वल चांस जहां मर्जी उसके होते हो किसी के साथ भी समागम या क्रॉस कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है, देखिएगा, पोटेशियम परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ K2O इंटू कितने का वो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि K परसेंट निकल जाए। आप लोगों को हमने क्लास दी हुई है, उसी से हमने क्वेश्चन बनाए हुए, तो आप ध्यान रख लीजिएगा इसमें कि कितने का वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो करेंगे ध्यान 0.83 यानी कि 0.83 का क्रॉस वो इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ पोटेशियम निकल आएगा। ठीक है, चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ P2O5 इंटू कितना करेंगे कि P का परसेंट निकल जाए। P2O5 को किससे गुणा करेंगे कि फास्फोरस का परसेंटेज निकल जाए। तो याद रख लीजिएगा दोस्तों, इसको करेंगे 0.43। ठीक है, 0.43 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका क्या निकल आएगा, परसेंटेज ऑफ पी निकल आएगा। आप लोग याद रखें, 9वें क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पेपर में भी पिछली बार पूछा गया था। 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है, अगर P2O5 निकालना है और P हमें दिया गया है, तो कितना इसका गुना करेंगे कि P2O5% निकल जाएगा। P से कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो करेंगे 2.29। आई होप मैं क्वेश्चन इसलिए आंसर नहीं लिखा हूँ क्या कि क्योंकि आप इसको अपडेट कर देंगे अपने दिमाग में। ठीक है, ये आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोयाबीन की जड़ों में उपस्थित जीवाणु होता है। सोयाबीन की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? सभी लोग जानते हैं राइजोबियम होता है, लेकिन राइजोबियम कौन सा होता है, राइजोबियम जापानिकम। याद रख लीजिएगा, राइजोबियम जापानिकम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम द सीड कॉटन नॉन एज। देखिएगा, जो सीड कॉटन होता है उससे फाइबर हटाना है, उसको क्या कहा जाता है, सेपरेशन ऑफ फाइबर, जिनिंग परसेंट। ठीक है, जिनिंग परसेंट के द्वारा याद कर लीजिएगा, सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम द सीड कॉटन नॉन एज जिनिंग परसेंट। ठीक है, अब कौन सा राज्य चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? आप सभी लोग जानते हैं टी के लिए कौन सा राज्य स्टेट सबसे फेमस है, वो है असम। असम की चाय आप सभी लोग जानते हैं। रेटिंग संबंधित है, रेटिंग किससे फसल से संबंधित है, वो है जूट से संबंधित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल टोन्ड मिल्क में फैट की प्रतिशत मात्रा होती है। आप सभी लोग जानते हैं, पिछली बार क्वेश्चन आया था, नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी गलत करके आ जाते हैं बच्चे। आप लोगों के लिए तो ध्यान से हमारी ध्यानपूर्वक वीडियो देखिएगा। सिंगल जो टोन्ड होता है ना, मार्केट में आप लोग देख लीजिएगा, जब कभी भी दूध लेके आते हो मार्केट से, सिंगल टोन डबल टोन, तो उसमें फैट परसेंट लिखी होती है पीछे से, तो उसको आप ध्यान रख लीजिएगा। सिंगल टोन में 3% होती है, जबकि डबल टोन में क्या उसका जस्ट हाफ हो जाता है, 1.5% फैट प्रतिशत होती है। चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाय के बच्चे की डिहॉर्निंग या सींग रहित करने के लिए उपयुक्त उम्र होती है? तो उसका जो राइट आंसर है दोस्तों, देखिएगा, गाय की मैंने आपको गाय का भी बताया है और भैंस का भी बताया है, दोनों को। तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा, उस वीडियो में जिसमें हमने डिहॉर्निंग के बारे में आपको कंप्लीट रूप में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो जो एज होती है वो 10 से 15 दिन के अंतर्गत कर लेनी चाहिए, जो गाय का बछड़ा होता है। ठीक है, और जो इसका जो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल जो यूज किया जाता है इसका डिहॉर्निंग के लिए, वो कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, वो किया जाता है, कई बार आपको हमने बताया है, आप फिर जाके बता रहा हूँ आपको, जरूर देखिएगा। वो उसका जो राइट आंसर है वो कास्टिक पोटास का यूज किया जाता है। ठीक है, जो केमिकल यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ग्राउंड नट या मूंगफली किस कुल की फसल है? आप सभी लोग जानते हैं, मूंगफली काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है लेगुमिनेसी कुल की क्रॉप। ग्राउंडनट किस कुल की फसल होती है? वो होती है लेगुमिनेसी कुल की फसल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूंगफली में उपस्थित होता है कितना % ऑयल होता है और कितना प्रोटीन होता है? आप लोग देख लीजिएगा इसको।
तो उसका आंसर है, देखिएगा, ऑयल होता है 45% और जो प्रोटीन होती है 26% होती है। जितने भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं वो जाके हमारी सभी क्लास अटेंड जरूर करें, उनसे ही हमने ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं और विगत वर्षों में ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे। तो ठीक है, जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं उनको हम उनके लिए कहेंगे कि आप वीडियो जरूर देखें। चलते हैं, जो 21 क्वेश्चन है आज का, पैगिंग किस फसल से संबंधित है? तो आप सभी लोग जानते हैं पैगिंग मूंगफली से संबंधित है। पैगिंग के बारे में हमने डिटेल में आपको क्लास के उसमें पढ़ाया आपको, तो एग्रीकल्चर क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं 22 की तरफ, पॉपिंग इन ग्राउंडनट। ये देखिएगा, जो पॉपिंग एक प्रोसेस होती है ग्राउंडनट की, मूंगफली की, उसमें क्या होता है, जो उसके पोर्स होते हैं, उसमें क्या कर्नेल जो दाने होते हैं वो भरे ही नहीं होते, वो अनफील्ड होते हैं। वो किसके कारण होता है आप लोग को बताना जरूरी है, वो होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण। ठीक है, इसके पूरी मूंगफली की हमने पूरी एक आपको क्रॉप के बारे में डिटेल पढ़ाया हुआ है, तो आप जाके वहाँ देख लीजिएगा। चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट, चित्रा किस फसल की है? चित्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पेपरों में पूछा भी गया। तो चित्रा किससे संबंधित है? तो वह मूंगफली से संबंधित। चलते हैं नेक्स्ट 24 क्वेश्चन की तरफ। एफ्लाटॉक्सिन जो होता है ना, एस्परजिलस फ्लेवर, जिसका वो है कॉजिंग एजेंट का कारक है, वो क्या है? एक एफ्लाटॉक्सिन क्या है? एक फंगस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टिक्का डिजीज का कारक है। आप सभी लोग जानते हैं टिक्का डिजीज किस में लगता है, कई बार पेपरों में पूछा जाता है। तो टिक्का डिजीज लगता है मूंगफली में लगता है। ठीक है, जो इसका जो कारक है वो है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। ठीक है, ये क्या एक फंगस है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, जो आज का नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, नर पशु के दोनों अंडकोशों को निकालकर उसे नपुंसक बनाने की क्रिया को कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसको जो राइट आंसर है आप सभी लोग जानते हैं इसका, उसको कास्टेशन कहा जाता है, हिंदी में बधियाकरण कहा जाता है। और बधियाकरण के दौरान जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है उसको बडिजो कास्ट्रेटर कहते हैं। और इस समय कौन सी जो कोड दबाई जाती है, वो कौन सी कोड दबाई जाती है, जिस कोड को कुचला जाता है वो कौन सी होती है? स्पर्मेटिक कोड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी आपको डिटेल में हमने बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट 28 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साधारणतः एक अंडे का वजन होता है, एक अंडे का वजन कितना होता है? आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है 50 से 60 ग्राम होता है। अंडे के पूरा हम बताएंगे अभी आपको जब क्लास आगे लेंगे, जैसे ऑफिशियली सिलेबस आ जाएगा। तो एक अंडे का साधारणतः एक अंडे का वजन 50 से 60 ग्राम होता है, अमूमतः 58 ग्राम पेपरों में कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिक कुक्कुट तथा अंडा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इंडिया में कौन सा राज्य है जो जहां अधिक पोल्ट्री और साथ ही साथ जो अंडा उत्पादन करता है वो है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो भारतीय नस्ल कुक्कुट की जो अधिक प्रचलित है, भारतीय नस्ल कौन सी है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है? और खासकर आजकल उत्तराखंड में, तो आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग उत्तराखंड से रिलेटेड है, तो असील आप सभी लोग जानते हैं। और साथ ही साथ आपको जो काले मांस के लिए फेमस है वो कड़कनाथ है, तो आप सभी लोग जानते हैं दो काफ़ी फेमस नस्ल है वो, ये क्या है? दोनों नस्ल भारतीय नस्ल है कुक्कुट की। ठीक है, और मुर्गी या पोल्ट्री जो काले मांस के लिए फेमस है आप सभी लोग जानते हैं वो है कड़कनाथ। इसका क्या होता है? मांस मीट जो होता है काला होता है। ठीक है, 32 की तरफ चलेंगे। स्पेनिश बटर कप ब्रीड एक नस्ल है, वह किसकी? स्पेनिश बटर कप किससे संबंधित है? वह है पोल्ट्री की एक ब्रीड है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी कौन सी है? तो आप सभी लोग जानते हैं व्हाइट लेग हॉर्न क्या होती है, सबसे अधिक अंडे देती है। पूरी डिटेल में हमने बताया कितने अंडे देती, क्या देती है। आप जाके एनिमल हस्बेंड्री की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप सभी क्लास अटेंड कर सकते हैं और वहाँ से जाके आप लोग इसके बारे में, पूरी ब्रीड के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए फेमस ब्रीड है कौन कौन सी? जो बैकयार्ड पोल्ट्री होती है आप सभी लोग जानते हैं, क्रोइलर हो गया, वनराजा हो गया, ये इससे ये रिलेटेड है बैकयार्ड के लिए। ठीक है, चलते हैं 35 क्वेश्चन की तरफ। तंबाकू कौन सी फसल एवं किस कुल से संबंधित है? तो देखिएगा, ये है सब कैश क्रॉप में आती है, तंबाकू, गन्ना, ये सब कैश क्रॉप के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ ये कुल जो हमारा है ये कौन सी फैमिली से संबंधित है? ये है आपका सोलेनेसी फैमिली से संबंधित है तंबाकू। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट 36 की तरफ चलते हैं। रिमूवल ऑफ फ्लावर हेड आइदर अलोन और विद
फ्यू अपर यानी कि टॉप लीफ फ्रॉम द प्लांट टू इम्प्रूव द साइज एंड क्वालिटी ऑफ लीव्स नॉन एज क्या कहा जाता है। अगर फ्लावर का हेड होता है उसको क्या करें हटा दिया जाता है, चाहे वो कुछ उसके अपर लीफ हो या उसके कुछ लीफ टॉप की हो, उसको हटाना क्या कहा जाए, किस चीज़ के लिए, जो उसकी लीव होती है, जो उसकी प्लांट की साइज और क्वालिटी के लिए, लीव की क्वालिटी के लिए उसको क्या हटा देते हैं, उसको प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो उस प्रोसेस को दोस्तों क्या कहा जाता है, टॉपिंग कहा जाता है। टॉपिंग यानी कि सीड्स कर्तन हिंदी में कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट 37 की तरफ। रिमूवल ऑफ मैच्योर लीफ, तो उसको क्या कहा जाता है, प्रीमिंग कहा जाता है। 38 की तरफ चलेंगे। 38 क्वेश्चन है, नेशनल सीड एक्ट कब पारित हुआ था। तो आप लोग सभी जानते हैं नेशनल सीड एक्ट 1966 में पारित हुआ था। 39 की तरफ चलेंगे। गोल्डन येलो कलर टैग किस सीड बैग में लगा होता है। तो आप देखिएगा जब भी आप कोई सीड घर पे लाते हो, किसी बीज को आप घर पे लाते हो, कहीं फार्म से लाओ या फिर आपको कोई सरकारी एजेंसी दे तो फार्म में लाते हो, उसमें ज़रूर एक ना एक टैग लगा होता है। अगर उस टैग से आपको पता चल जाएगा ब्रीडर सीड है या रजिस्टर्ड सीड है या सर्टिफाइड सीड है, अगर उस कलर का अगर आप टैग के बारे में नॉलेज रखते होंगे तो इसलिए आप इसको भी वीडियो में जाके एग्रीकल्चर जो क्लास है उसमें जाके पूरी सीड के बारे में अपने आपको जानकारी दी है, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो जो गोल्डन येलो कलर है वो स्पेशली हम बताते हैं ब्रीडर सीड के लिए होता है, जबकि वाइट टैग होता है जो स्पेशली वो होता है फाउंडेशन सीड के लिए, जिसको आधारिया बीज भी कहा जाता है। जबकि जो पर्पल कलर का टैग होता है वो होता है रजिस्टर्ड सीड, जो रजिस्टर्ड सीड होता है उसके लिए पर्पल कलर का टैग होता है। और साथ ही साथ जो इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्लू कलर का टैग, क्योंकि यही जो ब्लू कलर का टैग होता है ना यही किसानों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, अदरवाइज ये सीड ये क्या फार्म में यूज किया जाता है और ये ब्रीडिंग के पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है, इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लू कलर का टैग किस में किया जाता है, वो किया जाता है सर्टिफाइड सीड के में यूज किया जाता है। जो सीड सर्टिफाइड सीड होता है और एकमात्र सीड है जो किसानों तक पहुंचाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो आज का 43 क्वेश्चन है, ढाल के विपरीत खेती करना कहलाता है। ठीक है, और यह विधि स्पेशली पहाड़ों के लिए यूज होती है, तो इसके लिए कंटूर फार्मिंग कहा जाता है। जो ढाल के विपरीत खेती करते हैं और पहाड़ों में यह खेती अमूमतः यूज होती है, तो कंटूर फार्मिंग या हिंदी में समोच्च खेती भी कहा जाता है। चलते हैं 44 क्वेश्चन की तरफ। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, देखिएगा पहले आपको लोगों को ये जानकारी जानना जरूरी है कि मृदा कौन से शब्द से, लैटिन भाषा से के किस शब्द से प्राप्त हुई। अब मृदा किस शब्द से प्राप्त हुई आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, तो इसलिए ये क्या है 44 का जो राइट आंसर है वो क्या है, सोलम। सोलम शब्द से मृदा की उत्पत्ति हुई और ये क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है। चलते हैं 45 की तरफ। दलहनों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु किस सूक्ष्म तत्व यानी कि जो माइक्रो न्यूट्रेंट होता है को सर्वाधिक आवश्यकता होती है। दलहनों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, वो होती है मोलिब्डेनम। याद रख लीजिएगा फ्रेंड, मोलिब्डेनम राइट आंसर। ठीक है, 46 की तरफ चलेंगे। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। मृदा कणाकार में क्ले कण का व्यास कितना होता है, वो होता है लेस देन 0.002 मिलीमीटर होता है, mm होता है। ठीक है, चलते हैं। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली कौन सी भैंस होती है, वो होती है मुर्रा। आप सभी लोग जानते हैं, हमने बताया भी आपको क्लास में, मुर्रा भैंस सबसे अधिक दूध देती है और सर्वाधिक वसा प्रतिशत 12 से 14% के लगभग वाले दूध उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध भैंस है। कौन सी होती है सर्वाधिक, याद रखिएगा, फैट परसेंट किसमें होती है, तो वो होती है, आप सभी लोग जानते हैं बदावरी में क्या होती है, सबसे अधिक फैट परसेंट होती है। 49 की तरफ चलेंगे। जरसिंधी, ये एक ब्रीड है जरसिंधी गाय की, जो एक संकर प्रजाति है, हाइब्रिड है। ठीक है, जरसिंधी किस किस का क्रॉस है, आप लोगों को हम बताएंगे कि ये है जर्सी प्लस सिंधी गाय का क्रॉस है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते अंतिम, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है। सामान्यतः पशु को 100 kg शरीर भार पर शुष्क पदार्थ यानी कि ड्राई मैटर दिया जाता है। कितना ड्राई मैटर दिया जाता है, शुष्क जो 100 kg शरीर भार पर शुष्क पदार्थ ड्राई मैटर दिया जाता है, वो दिया जाता है 2.5 kg ड्राई मैटर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतने
क्वेश्चन थे जो नेक्स्ट क्लास होगी हम स्पेशली आपके लिए पशु राशन के ऊपर ले जाएंगे, जो पशु राशन के लिए। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्लास होगी वो पशु राशन के ऊपर होगी। इसमें हम पूरा आपको डिटेल में बताएंगे और साथ ही साथ 50 से ऊपर हम आपको क्वेश्चन कराने के सॉल्व कराएंगे, यानी कि 100 तक 200 क्वेश्चन हमने लगाए हुए हैं कि 200 क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे। उसके बाद सिलेबस के लिए आप क्या करेंगे, सीएम हेल्पलाइन में जाके आप वहाँ सिलेबस के लिए बता दीजिएगा कि सिलेबस क्यों नहीं आया। अपनी तरफ से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप जाके UKSSC में जाके कॉल करिएगा, वहाँ भी कॉल कर सकते हैं आप। सिलेबस आएगा तभी जाके स्टूडेंट तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।